आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संसाधन के बारे में कि जल संसाधन क्या है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। तो जल संसाधन क्या है इसके बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और ये ज्योग्राफी है क्लास 8 का। तो हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बताइए, तो जल संसाधन एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है भाई। नया बनते रहता है, हमेशा नया बनते रहता है, बहुमूल्य भी है। जल ही जीवन है, सुनेंगे, जल ही जीवन है, बहुमूल्य संसाधन है और सामाजिक आर्थिक विकास का मूल्य आधार है। किसी भी प्रकार के विकास करना है, चाहे वो सामाजिक विकास हो चाहे वो आर्थिक विकास हो, तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए जल जरूरी है। जैसे मान लीजिए सामाजिक विकास क्या हो सकता है, आपके गाँव के विकास के लिए जल जरूरी है, पूरी समाज के विकास के लिए जल जरूरी है, आपका विकास के लिए जल जरूरी है, यहाँ तक तो जीना भी जल के बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। और पूरे पृथ्वी पर लगभग 70% पानी है, मतलब 1/3 पानी है। 1/3 पानी है पूरे पृथ्वी पर। 1/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे कौन सा ग्रह कहना उचित होगा? जल ग्रह। तो पृथ्वी को हम लोग जल ग्रह कहते हैं। यहाँ पर 1/4 पानी है, 70% से ज़्यादा पानी है। और यहाँ पर जब जीवन की शुरुआत हो रही थी तो सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो जल के अंदर ही हुई थी। कब? लगभग 3.5 अरब, 3.5 अरब साल पहले। 3.5 अरब साल पहले जल में, महासागर में ही जीवन की शुरुआत हुई थी। तो आप जल के बारे में जानिए। अगर जल का बंटवारा देखें, कि जल कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले अलवण जल। कौन सा जल है भाई? अलवण जल, मतलब खारा जल। खारा जल बोल रहे हैं, मीठा जल। अलवण जल के मतलब मीठा जल, पीने वाला जल। और पीने वाला जल, मीठा पानी कै प्रतिशत है? मात्र 2.7%। कितना प्रतिशत है? 2.7% पीने वाला है। और 97.3% पानी लवणीय है, खारा है, महासागर में मिलता है। खारा जल है 97% प्लस 97.3% खारा जल है, बिना पीने लायक। इसको पी नहीं सकते हैं हम लोग के पी सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से हम लोग के पास औद्योगिकी नहीं है। यदि इसको वाष्पीकृत करके हम लोग नमक अलग और पानी अलग करके इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मतलब व्यापक रूप से नहीं यूज कर रहे हैं। पीने वाला मात्र 3%, मान लीजिए 2.7% है तो 3%। और 97% पानी खारा है, कहाँ मिलता है? समुद्र महासागर में मिलता है। और जो ये 3% पानी है उसमें से लगभग 70% तो बर्फ है। 3% जो पीने वाला पानी था, पीने वाला पानी कितना प्रतिशत है भाई? 3%। और 3% में 70% पानी कहाँ है? बर्फ जमल है भाई। 70% बर्फ जमल है। अंटार्कटिका महादेश, बर्फ महादेश अंटार्कटिका कहते हैं। ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में, ग्रीनलैंड देश है, ये भी, इसमें बहुत ज्यादा बर्फ है। और जितने भी सारे पर्वत, हिमालय पर्वत पर बर्फ है, जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं वो पर बर्फ मिलता है। उपयोग इसका कोई नहीं है, न के बराबर है। उपयोग हम लोग कर ही नहीं पाते, बर्फ का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। अलवण जल जिसको हम लोग बोलते हैं, अलवण जल 1% है, इसी का उपयोग करते हैं। अलवण जल यानी कि शुद्ध जल जो है, मीठा जल है, मात्र 1% है। तो 70% पानी तो बर्फ में है, 1% मतलब 71%। तो 71% से कहाँ जाएंगे फिर? 29% जल वाष्प के रूप में है। 3% का 70% बर्फ, 1% पीने वाला और 29% भाप के रूप में है। जब आप खाना बनाते हैं, कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा खींच के रख दिया, पानी उसमें था, पानी कहाँ गया? वही जलवाष्प के रूप में। और जो पीने वाला है वो 1% है। और 1% में कौन कौन सा है? भौम जल, जमीन के नीचे जो जल रहता है, बोरिंग वोरिंग करके निकालते हैं वो जल। नदी के अंदर जो जल रहता है, नदी में बहता रहता है वो जल। और झील में जो जल रहता है यही जल, और यही जल है। तो भौम जल, नदी जल और झील वाला। भौम यानी जमीन के नीचे वाला भूअस्तारित जल, नदियों वाला जल, और झील के अंदर जो जल होता है ये मीठा जल है। और इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। बर्फ का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जलवाष्प का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जलवाष्प देखिएगा, कभी कभी पानी आप अगर ठंडा लिए होंगे, पूरा ठंडा है एकदम, आजकल तो गर्मी है, ठंडा वाला टाइम, ठंडा अगर आप लिए हैं तो ठंडा, चिल्ड ठंडा जो होता है उसको रख दीजिएगा ना, तो उस पर बाहर में पानी आ जाता है।
यही जलवाष्प था जो कि गर्म होने की वजह से ऊपर उड़ गया था और ठंडा पाकर नमी पाकर ये जलवाष्प पानी में बदल गया भाई। तो ये आप समझ गए यहाँ पर जलों का वितरण किस प्रकार से है। ये देखिए अंटार्कटिका, यही अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में यहाँ पर क्या है भाई, केवल और केवल का भरा हुआ है, बर्फ भरा हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से बर्फ, हिमालय पर्वत में बर्फ, पर्वतों में बर्फ मिलता है, पर्वतों में बर्फ मिलता है और बर्फ वाला 70% है, इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो नदियों में मिलता है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, अमेजन जंगल की है, नदियों में मिलता है। नदियों के साथ में नदियों वाला जल, और ये भी नदी है, नदियों वाला जल और झीलों वाला जल, नदियों वाला जल, झीलों वाला जल और भूस्तरीय जमीन के नीचे वाला जल, इसका हम लोग उपयोग करते हैं पीने उने के लिए। और जल क्या है भाई, जल आपको पता है नवीकरणीय संसाधन है, हमेशा नया बनते रहता है। तो जल वाष्पीकृत होगा, आपके तालाब में पानी है तो पानी के ऊपर प्रकाश पड़ेगा, सब पानी उड़ उड़ के भाप बन के खत्म हो जाएगा, ऊपर उड़ गया, वह जल वाष्प बन गया। फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ठंडा बढ़ती है, तो ठंडा बढ़ने की वजह से भाप का बनेगा, बर्फ बनेगा। और बर्फ बन के जब संघनित होगा, संघनित मतलब बहुत ज़्यादा घना होगा, तो संघनित होकर नीचे गिरेगा, महासागर में गिरेगा, पूरा दुनिया में गिरे लगेगा, वर्षा होगा। तो वर्षा होगा और वर्षा होगा तो भूमि पर पुनः वापस आ जाएगा, और वापस आ जाएगा तो ये निरंतर हमेशा चलते रहता है, और इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। तो जल वापस जल चक्र से, बार पानी गिरा ऊपर से, फिर सूर्य के प्रकाश पड़ा, फिर भाप बना, भाप बन के फिर ऊपर गया, फिर ऊपर में संघनित हुआ, संघनित होकर फिर वापस पानी गिरा। तो ये चक्र चलते रहता है, जल चक्र। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, हमेशा नया नया बनते रहता है, नया निर्मित हो जाएगा, टेंशन कम है। और जल का जो जल की उपलब्धता की समस्या क्या है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जल की पूर्ति एक निश्चित सीमा है। मतलब पूरा आपके पास कुआं है तो कुआं में एक निश्चित पानी है कि पूरा जब तक चलाते रहेंगे तब तक चलते रहेगा। बहुत कम ऐसे मैंने बोरिंग बहुत जगहों पर ऐसा जगह है जहाँ पर तो चलते रहता है, 24 घंटा चलते रहेगा और लोग चलाते रहता है। लेकिन ये जल संसाधन की क्या है, दुरुपयोग है। और आपको जल संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है, हमेशा याद रखना है। ना खत्म हो जाएगा फिर चिल्लाते रहिएगा पानी पानी, कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं। एगो गांव में खत्म हो गया था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जल चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है, जल की पूर्ति एक निश्चित सीमा तक है, ज्यादा हम लोग जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जल आज भी उतना ही है जितना 2000 साल पहले था। आज भी जो जल है उतना ही है, पीने वाला जल जो 2000 साल पहले था। लेकिन 2000 साल पहले जितना आदमी था आज उतना से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जल की खपत ज़्यादा होगी। क्यों खपत ज़्यादा होगी? जनसंख्या वृद्धि के कारण। किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगर जनसंख्या बढ़ते गया तो जल की खपत ज्यादा होगी। कहाँ कहाँ खपत होगी? सबसे ज्यादा जो खपत होता है कृषि के विकास में। कृषि में सबसे ज्यादा पानी खत्म होता है। तो सबसे ज्यादा जल संसाधन की खपत कहाँ होती है? कृषि में। सिंचाई का विस्तार कर लिए, कृषि का विकास किए, जंगल उंगल काट काट के एकदम कृषि बनाने लगे भाई, खेत बनाने लगे। तो इसके वजह से सिंचाई का विस्तार हो गया, औद्योगिकरण हुआ, नए नए फैक्ट्री लगाए तो फैक्ट्रियों में जल की बहुत ज़्यादा होती है। नगरीकरण, जगह जगह पूरा नगर बसा दिए, तो नगर बसा देंगे, घर पर घर, घर पर घर, घर पर घर, घर पर घर, पूरा जने दिखाई दे रहा है, खाली घर ही घर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी? जल की वहाँ पूर्ति कम हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा। तो शहरों में देखते हैं 600 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, इतना जब बोरिंग करते हैं, डीप बोर, बोरिंग नहीं, साधारण बोरिंग नहीं करता है, डीप बोर करता है सब। डीप बोर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? वहां पर पानी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। और इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में बहुत कमी आ गई है। इतना सब कांड करने के बाद, कृषि का विकास करने के बाद, सिंचाई का विकास करने के बाद, औद्योगिकीकरण करने के बाद, नगरीकरण करने के बाद, हर व्यक्ति के पास जितना पानी था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो बताइए, तो कृषि का विकास कर दिया आप, कृषि का क्या हो रहा है? विकास कर दिए अलग अलग तरीका से। लो मशीन उशीन ला दिए, पूरा भयानक तरीका से विकास कर दिए। तो इसमें पानी की खपत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ज़्यादा पानी लगेगा। दूसरा नंबर में क्या किए हैं? सिंचाई का विस्तार कर दिया। जब सिंचाई का विस्तार करेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगा भाई? सिंचाई का विस्तार कर दिया, खूब पानी पटा रहे हैं, खूब पानी पटा रहे हैं, तो ये सब पानी वाष्प बनकर बाहर उड़ जाएगा। तो जल की क्या हो जाएगी? जल उपलब्धता की कमी हो जाएगी। तो ये कंडीशन है, सबसे ज़्यादा खपत होता है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, एक से एक फैक्ट्री लगा रहे हैं।
फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगाते चले गए तो यहाँ पर फैक्ट्रियों में किसकी कमी हो, पानी की खपत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पानी की खपत ज़्यादा बढ़ेगी, पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ यूज करिएगा खत्म नहीं होगा। आपके पास पैसा है, ज़्यादा यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं 10 लीटर और चल रहे हैं ज़्यादा चलने लगेंगे, एकदम चलते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। वही सीमित है भाई, कंडीशन ऐसा है। और नगरीकरण, नगर पे देख रहे हैं कितना बड़ा शहर है दुनिया का सबसे बड़ा शहर पता है, टोक्यो, जापान में है टोक्यो, दुनिया का सब इस प्रकार से नगरीकरण कर दिए हैं। ये देखिए ये टोक्यो है, आप यहां से देखते हैं ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है यही है टोक्यो, ये टोक्यो, ये पूरा का पूरा टोक्यो है, और ये इस प्रकार से है। और इसको जूम करके देखते हैं ये, और इसको अगर जूम करके देखते हैं तो और बढ़िया से पता चलेगा टोक्यो। ये देखिए ये टोक्यो जापान का शहर है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो जापान में है। और जो धरातली जल है, जल का अगर उपयोग के बात करें कि जल का उपयोग कहाँ हो रहा है, धरातली जल का। अब बताइए धरातली जल कितना % था, 1% में ही धरातली जल था। जमीन के नीचे वाला पानी, जमीन के नीचे वाला जो पानी है, नीचे जो बोरिंग करके निकालते हैं, कल से निकालते हैं, कुआं से निकालते हैं, ये सब धरातली जल है। तो धरातली जल का उपयोग कहाँ होता है, घरेलू क्षेत्र में। घर में धरातली जल का उपयोग होता है, पीने के लिए उपयोग होता है, कपड़ा उपड़ा खींचने के लिए उपयोग होता है, आर्थिक विकास के कारण उपयोग बढ़ रहा है, ज़्यादा कपड़ा ज़्यादा पानी, तो मोटर, टुल्लू पंप, और एक समरसेबुल कहाँ से निकलता है, धरातली जल से। और समरसेबुल घरेलू के लिए है। उद्योग में भी कहाँ से निकालते हैं पानी, धरातली जल से। कंपनी वंपनी लग गया तो धरातली जल से। बागवानी पटाना है आपको, बाग बगीचा पटाना है तो भी कहाँ से निकालेंगे, धरातली जल से। मत्स्य मछली पालन करना है, मान लीजिए तालाब उलाब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मत्स्य पालन के लिए एक बनाए तो भी कहाँ से, धरातली जल एवं भौम जल का। और कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, और इसका उपयोग कहाँ बढ़ रहा है, घरेलू क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, धरातली जल का। जमीन से निकाला हुआ पानी का सबसे ज्यादा उपयोग सिंचाई में सर्वाधिक उपयोग होता है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कृषि में कितना % हो रहा है, 92%। कृषि में उपयोग कितना % हो रहा है भाई, 92% उपयोग हो रहा है। और उद्योग में कितना %, 5%। और घर में कितना %, 3%। देखिए तो 92% कृषि में उपयोग हो गया। कितना ज्यादा सिंचाई के लिए यूज होता है पानी, सिंचाई के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए कितना ज्यादा पानी यूज होता है, 92%। धरातली जल का जलीय उपयोग यहाँ पर 89%, यहाँ पर कितना है 89%। और 89% ये धरातली जल है, और ये भूमिगत जल है, जमीन के नीचे वाला जल और जमीन के ऊपर जल। जमीन पर जल, तालाब में कहाँ है, जमीन के ऊपर। पोखरा में कहाँ है, जमीन के ऊपर। झील में कहाँ है, जमीन के ऊपर। लेकिन जब बोरिंग करके निकालेंगे, कुआं खोद के निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, नीचे से, अंदर से, धरातल के नीचे से धरातली जल। और धरातली करें भूमिगत जल। तो धरातली जल में 89% किस में, कृषि में। 9% किस में, उद्योग में। 9% उद्योग में नहीं, 2% उद्योग में, 2% उद्योग में। और 9% कहाँ, आपको घरेलू क्षेत्र में। लेकिन भूमिगत जल में 92% कृषि में, 5% उद्योग में, और 3% घरेलू क्षेत्रों में। तो धरातली जल और भूमिगत जल, ये देखिए तो घरेलू क्षेत्र में इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। कपड़ा खींचने के लिए यूज कर सकते हैं, नल में पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग यूज करते हैं। घर में धोने उने के लिए यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्री में भी देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में यूज हम लोग देखिए, जो औद्योगिक क्षेत्र में यूज करते हैं किसका, धरातली जल का कै %, धरातली जल का कितना % यूज करते हैं, अभी तुरंत बताया, धरातली जल का मात्र 2%। और भूमिगत जल का 5%। इसमें धरातली जल 2%, भूमिगत 5% उद्योगों में। और बागवानी वो कृषि वाला क्षेत्र है, बागवानी में भी यूज करते हैं। देखिए तो डिजाइन के लगा के यूज कर रहा है सब। बागवानी में आप जल यूज कर सकते हैं, बागवानी ही है, ये भी बागवानी में ही है। और मत्स्य पालन में, मछली पालन में भी जल का उपयोग होता है। मत्स्य पालन में जल का उपयोग कर सकते हैं, मछली पाल सकते हैं आराम से, मत्स्य पालन में जल का उपयोग होता है। और अगला, सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किस में होता है, कृषि क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा जल का उपयोग कहाँ होता है भाई, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है। और अब करना क्या है, इतना ज़्यादा उपयोग होने के वजह से अगर जल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया, अगर पानी की बहुत ज़्यादा खपत हो गई तो जल संसाधन की कमी हो जाएगी।
अब अगर जल संसाधन की कमी हो गई, आपके पास मान लीजिए 200 लीटर पानी है और दिन भर चलना है, दिन भर चलना है, तो आप क्या करिएगा, कम कम यूज करिएगा, उसको बचा बचा कर यूज करिएगा। तो जल संसाधन की अधिक उपयोग की वजह से हम लोग को संसाधन का संरक्षण करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो जल संसाधन के बचाने की प्रक्रिया ही जल संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो जल संसाधन का संरक्षण करना है, जल संसाधन संरक्षण का जल अनावश्यक रूप से उपयोग कम करना है, मतलब बिना मतलब के पानी उपयोग नहीं करना है, और जल स्रोत को बचाकर रखना है। जो जल का स्रोत है, जैसे तालाब है, कुआं है और बोरिंग है, ये सारे चीज के अंदर पानी बचा कर रखना, पूरा खत्म नहीं कर देना है, कुआं का पूरा सूखा नहीं देना है, तालाब को पूरा सूखा नहीं देना है। इसके स्रोत जो है, जल के स्रोत बचा बचा कर रखना है, और जल का पुनः चक्रण द्वारा उपयोग लायक बनाना है। जल को पुनः चक्रण कर करके उपयोग लायक बनाना है। इसके लिए आप पनसोखा बना सकते हैं। बारिश वाले पानी जो आते हैं उसको आप एक जगह संग्रहित कर सकते हैं। अब देखेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जल की बढ़ती मांग को पूरा करना है तथा जल स्रोत को बचाना है। मतलब जल संसाधन का मेन काम है कि जल की जो बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है उसकी मांग को पूर्ति किया जाए, और जल का जो स्रोत है उसको बढ़ाया जाए, जल स्रोत को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए भाई। और जल संसाधन के संरक्षण करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो धरातली जल का संरक्षण करना है। जो जमीन के ऊपर जल है, धरातल जो दल पर है, पोखरा तालाब में, इसको पानी को बचा कर रखना है। वर्षा में जो पानी, बारिश में पानी गिरता है, उस वर्षा जल के पानी को संग्रह करना है। तो जल संसाधन संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं, जल संसाधन संरक्षण के क्या क्या तरीके हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जल संसाधन संरक्षण के तरीके हैं, सबसे पहला क्या करना है भाई, पोखरा, तालाब, कुआं, ये सब पानी, इसके अंदर जो पानी है उसको बचा बचा कर यूज करना है, सबसे पहला। दूसरा नंबर में जो बारिश से पानी गिर रही है, उसको क्या करना है, बचा कर रखना है, वर्षा जल संग्रहण। समुद्री जल का उपयोग करना है, समुद्र के अंदर जल का उपयोग करना है वाष्पीकरण विधि द्वारा, एवापोरेशन विधि द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। डोभा का निर्माण करवाना है, झारखंड सरकार डोभा का निर्माण करवाई है भाई, और डोभा में बहुत लोग गिर गिर के मर गया सब, फिर डोभा बंद करवा रही, डोभा ढकवा रही है, मतलब भरवा रही है, डोभा पहले खनवाई फिर बंद। तो डोभा का निर्माण करेंगे तो इससे जल संसाधन का संरक्षण होगा। जल का पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, बार बार जल का चक्रण कर सकते हैं, जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री लोग ऐसा करते हैं। अब अंतरिक्ष में आपको पानी है ही नहीं और पानी पीना जरूरी भी है, तो इन लोग अपना जो यूरिन है यानी पेशाब है उसको प्यूरीफाई करता है, प्यूरीफाई करके मतलब जल का पुनः चक्रण करता है, उसके अंदर से यूरिया निकाल देता है, जल को बाहर निकाल देता है और पीता है। और सिंचाई पद्धति में परिवर्तन करना है। जो सिंचाई पद्धति है उसमें सिंचाई हम लोग डायरेक्ट डिलीवरी लिए लगा दिए, कहाँ पर, जमीन के अंदर। तो सिंचाई पद्धति में हमको क्या करना है, परिवर्तन भी करना है, जिसकी वजह से पानी की क्या हो जाए, बचत हो जाए। तो सबसे पहला है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण कैसे कर सकते हैं, बारिश के पानी को संग्रह कैसे कर सकते हैं, तो वर्षा जल संग्रहण के लिए छत पर एक टंकी लगा देंगे, उसमें पानी गिरेगा, जमा हो जाएगा, पहला कंडीशन। और नहीं तो खपड़ा जो है, खपड़ा जैसे यहाँ पर देखें तो वर्षा जल संग्रहण के लिए हम लोग क्या क्या तकनीक अपना सकते हैं, तो वर्षा जल संग्रहण को छत पर टंकी बनाकर संग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसके सुरक्षित करने का प्रमुख तकनीक वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वर्षा जल संग्रहण, बारिश के पानी को बचाने के लिए वर्षा जल संग्रहण का ये तरीका है, यहाँ पर पानी गिरेगा, इधर से पानी गिरा, ठीक है, पानी गिरा, और पानी गिरने के बाद क्या हो सकता है, यहाँ से पानी गिरा और यहाँ पर एक टैंक लगा दिए हैं, इसका सारा पानी इसमें गया और इसके माध्यम से सारा कहाँ आ गया है भाई, पाइप में आ गया है। इधर एक डब्बा खन के नीचे लगा दिए हैं, क्या बड़ा सा टंकी लगा दिए हैं नीचे पर, यहाँ पर भी टंकी लगा दे सकते हैं, और टंकी लगा देंगे, ये सारा का सारा पानी इसके अंदर आएगा। जब यहाँ पर एक पंप लगा देंगे, जब यूज कर सकते हैं, गार्डन में यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधा को पटाने के लिए यूज कर सकते हैं। वही देखिए यहाँ पर पानी गिर रहा है, इसके माध्यम से एक लगा दिए हैं पाइप, इसके माध्यम से यहाँ गया, यहाँ फिल्टर है, जितना भी धूल कण होगा, गर्दा होगा, सब छान देगा फिल्टर की वजह से, जाली चलनी समझते ना, चलनी छानने वाला वही, और इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, और ओवर पानी जाएगा तो यहाँ रख देंगे इसको, इसमें स्टोर हो जाएगा ये, और ये जमा करके रखेंगे और वर्षा के बाद इसका यूज होगा। तो ये है वर्षा जल संग्रहण, इसको आप समझ गए होंगे वर्षा जल संग्रहण को, नॉर्मल चीज है। इसके बाद है धरातली जल का संरक्षण, जमीन के नीचे का जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। धरातली जल का संरक्षण है, तो धरातली जल के संरक्षण हेतु वृक्ष की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण प्रमुख उपाय है, पेड़ लगाना है। धरातली जल के संरक्षण में वृक्ष, पेड़ काटना बंद करना है, पेड़ लगाना चालू करना है।
तो पेड़ लगाना बंद करेंगे, पेड़ लगाना चालू करेंगे, पेड़ काटना बंद करेंगे, तो धरातली जल का हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। वृक्ष की जड़ें जल के प्रवाह को धीमा कर भूमिगत होने में सहायता करती है। वृक्ष की जो जड़ें होती है, जड़ जमीन के नीचे जाती है, और जब ये जड़ें जमीन के नीचे जा जाती है तो यहाँ से जो पानी इसके नीचे से धीरे धीरे बह रहा था उसको ये रोक देती है, और रोक कर नीचे अंदर ये भूमिगत जल को संग्रहित कर देती है जमीन को। जैसे इस प्रकार से कटाई हो रहा है, खूब कटाई हो रहा है, तो कटाई को बंद करना है, पेड़ लगाना चालू करना है, तब जाके हम लोग धरातल के ऊपर जो धरातली जल है उसको हम लोग भूमिगत जल में परिवर्तित कर सकते हैं। जो ऊपर जल है वो नीचे जाके संग्रहित है, मतलब प्राकृतिक टंकी कह सकते हैं भूमिगत को, प्राकृतिक टंकी में जाके संग्रहित हो जाएगा। सिंचाई पद्धति में परिवर्तन करना है, सिंचाई को बदल देना है, सिंचाई का नया तकनीक का प्रयोग करना है। कौन कौन तकनीक होता है? सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई। छिड़काव सिंचाई मतलब पानी छींटना है, पहला कंडीशन है पानी छींट दिए, छींटाई छिड़काव हो गया कि पूरा हमारा एरिया में पूरा लगा हुआ है और हम कहा कि ये पानी लाए और छींट दिए, पाइप से पानी लो भाई, छींट दिए, छिड़काव हो गया भाई, पानी छिड़काव हो गया, और पानी छिड़काव हो गया तो ये भी सिंचाई हो गया। और दूसरा क्या कंडीशन है कि पाइप लगा के हर जड़ के पास ये पाइप लगा देंगे, ये देखिए लड़की पाइप लगा रही, पाइप लगा देंगे और हर जहां जहां भी पौधा होगा तहां तहां छेद कर देंगे, और इससे बूंद बूंद जाएगा इसके जड़ के नीचे, और जब जड़ के नीचे पानी जाएगा तो टेंशन नहीं है, जड़ के पास तो पानी देना है, जड़ के पास ही पानी देना है। तो इस प्रकार से सिंचाई पद्धति में परिवर्तन करना है। दो प्रकार के, छिड़काव तंत्र और बूंद बूंद सिंचाई, छिड़काव तंत्र और बूंद बूंद सिंचाई। और जल का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, पुनः उपयोग पुनः चक्रण। जल एक चक्रीय संसाधन है, बार बार इसको आप बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अतः बर्बाद हुए जल का पुनः चक्रण कर उसे उपयोग लायक बनाया जा सकता है। बर्बाद हुए जल को पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बर्बाद हुआ जल इस प्रकार से टैंक लगा के बचा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पीने वाला है, वेस्ट वाटर रजिस्टर्ड है, ये जब आरओ लगाइएगा ना आप आरओ, तो आरओ में अगर 10 लीटर पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है पानी, तो इसका पोछा उछा में यूज कर सकते हैं। जो आरओ से ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी निकला हुआ अलग, जो वेस्ट पानी निकला है वो अलग, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो कंपनियां में पानी होती है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, इतना ज़्यादा गंदगी होता है कंपनी वाला पानी के अंदर कि अगर नदी में इसको डायरेक्ट छोड़ दिया जाए बिना उपचारित किए हुए, बिना इसका ट्रीटमेंट किए हुए, बिना इसका मतलब क्या कर सकते हैं, बिना इसका इलाज किए हुए अगर पानी छोड़ देंगे नदियों के अंदर, तो नदी के अंदर जितना भी नदी जलीय जंतु है सारा को प्रदूषित कर देगा। जल प्रदूषण कारण का सबसे ज्यादा कारण यही है। औद्योगिक जल अपशिष्ट जल प्रदूषण का सबसे ज्यादा बड़ा कारण है। तो इसको हम लोग को साफ सफाई करके करना होगा। तो हम लोग को पुनः उपयोग करना है, पुनः चक्रण करना है। और डोभा का निर्माण, झारखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु डोभा का निर्माण किया गया है। अलग अलग जगह पर डोभा नहीं, ये देखिए नहा रहा है, ये भी डोभा झारखंड सरकार के द्वारा। यहाँ पर देखिए डोभा सूख गया, डोभा ये यहाँ पर महिला पानी ले आई है डोभा के अंदर। तो ये कंडीशन है। तो ये जल संरक्षण का तरीका है, झारखंड सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था डोभा। लेकिन इसमें न्यूज आया था कि डोभा में बहुत सारा गाय जंतु और बहुत आदमी भी मर गया था, तो जगह जगह पर डोभा भरवाने गया था झारखंड। इसके बाद समुद्री जल का उपयोग कर रहे थे। समुद्र में इस प्रकार से सिस्टम, हमारे भारत में तो आज तक समुद्री जल का व्यापक रूप से उपयोग नहीं होता है, लेकिन हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये वाष्पीकृत सिस्टम काम करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई है, आप भी घर पर कर सकते हैं। एक बर्तन ले लेना है, इसके अंदर पानी डाल देंगे समुद्र वाला, तो समुद्र वाला पानी तो आप लाइव नहीं जाइएगा समुद्र के अंदर से, तो इसमें नमकीन पानी डालेंगे, मैंने पानी और नमक दोनों डालेंगे, इसके नीचे आग लगा देंगे, इसके ऊपर खोली लगा देंगे, यहाँ से एक बल्ब निकालेंगे, इसमें अंदर पाइप लगा देंगे और इस पाइप को मोड़ देंगे और यहाँ पर बर्फ रख देंगे। और मोड़ने के बाद यहाँ से जो पानी निकलेगा, यहाँ से जो पानी निकलेगा उसको एक गिलास में रख देंगे, तो यहाँ से पानी निकलेगा, इसमें क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो इस प्रक्रिया से जो पानी निकाल रहे हैं इसको हम लोग वाष्पीकरण सिस्टम कहते हैं। वाष्पीकरण विधि, एवापोरेशन, वाष्पन विधि से हम लोग पानी निकाल सकते हैं। तो समुद्र का पानी का उपयोग करेंगे, क्योंकि समुद्र में तो पानी ही पानी, 70% पानी ही पानी समुद्र में, इसीलिए इसको तो जलग्रह कहते हैं। पृथ्वी जलग्रह ही है, तो पानी की तो कमी ही नहीं होगी जब भी उपयोग करेंगे तो। और एक बात हमको ध्यान में रखना है कि बोतल पीते हैं पानी, बोतल वाला आप, तो उसका एगो कंपनी था, बोतल बंद कंपनी, और ये भूमिगत जल के निम्नीकरण में सहायक है। भूमिगत जल को खत्म ही कर डाला इसने, ऐसा कांड हुआ इसका। एक कंपनी है बोतल बेचने वाली, ये कंपनी नहीं है भाई,
ये कंपनी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है एक्वाफिना, ये कंपनी नहीं है न, तो ये कंपनी अब आप नहीं दे रहे, बोतल बेचने वाली कंपनी है, इसका नाम नहीं बुक में जिक्र है, बस लिखा हुआ है कि बोतल बेचने वाली कंपनी है। केरल राज्य में एक जिला है पालक्काड जिला, और उस जिला के अंदर यहाँ के जो पानी थे 300 से 600 मीटर, 300 से 600 मीटर इन लोगों ने क्या कर दिया, 60 वो बोरिंग बनाया। 300 से 600 मीटर के 60 वो बोरिंग बना दिया केरल राज्य में पलक्काड जिला के अंदर। और प्रत्येक दिन डेली के डेली लगभग 15 लाख लीटर पानी निकालना चालू कर दिया सब कंपनियां, डेली 15 लाख लीटर पानी निकाल दिया वहां से, और डेली 15 लाख निकाल दिया। इसके वजह से कुआं के इस गांव के अंदर, जो जिले के अंदर जो गांव थी, उस गांव के अंदर कुआं सूख गया, तालाब सूख गया, जितना भी जल स्रोत था सब सूख गया। क्यों? क्योंकि इन लोग 600 मीटर नीचे से पानी निकाल रहा था, 3 से 600 मीटर, 60 को बोरिंग किया हुआ था, और गांव के 500 निवासी पर जल संकट खड़ा हो गया। गांव के जो 500 व्यक्ति थे, उस गांव के में 500 व्यक्ति रहने वाले थे, सारे के ऊपर जल संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनको लगा कल 30-35 फीट 40 फीट का बोरिंग पर चल रहा था। तालाब कुआं कितना फीट होता है? 35 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। सरकार तो 35 फीट के कुआं खनवाती है नीचे गहराई, तो 35 फीट का कुआं यहाँ 300 मीटर नीचे गड्ढा खन के निकाल रहा है पानी, बोरिंग करके, और निकाल के ख़त्म कर दिया वहाँ से पानी है। तो इस बात से हमको समझना चाहिए कि ये सब सारी कंपनियों वाले ऐसा जगह सब, तो समुद्र के पानी लो, अगर कंपनी वाले हो तो समुद्र का पानी लो भाई, समुद्र के पानी लो, समुद्र के पानी से यूज करो। तो हम लोग को आज कंप्लीट हो गया जल संसाधन। मिलेंगे हम लोग फिर अगले नए टॉपिक के साथ, और अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में, और मिलेंगे हम लोग फिर। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ठोंकते रहेंगे, शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।